नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने तेलंगाना में कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में डूबे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता बौखलाते जा रहे हैं। इन्होंने 2024 का असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूँ तो ये बोलने लगे कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। कल तो ये कुछ भी कह देंगे। मोदी के परिवार वाले बयान को लेकर वो आगे बोले, मैं कहता हूँ 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार हैं। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं और बहनें यही मेरा परिवार हैं। आज देश का हर गरीब मेरा परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बुजुर्ग और बच्चे ये मोदी का परिवार है। जिनका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवार को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टी के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। दो पक्की चीजें हैं इनके चरित्र में, एक झूठ और दूसरा लूट। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी मैं भी चौकीदार की तरह एक बार फिर ऐसा ही नारा लेकर आगे चल रही है। इस बार मोदी का परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी समेत अधिकतर टॉप बीजेपी नेताओं ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार शब्द जोड़ लिया है। ये फेरबदल तब देखने को मिला जब कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा के दौरान कहा था कि पूरा देश उनका परिवार है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद वाले तंज के बाद बीजेपी नेता अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ने लगे हैं। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है वो आत्महत्या करने वाले परिवारों के लिए चिंतित क्यों नहीं है। ये मुद्दों से भटकाना है। इस देश में हर घंटे एक किसान और 2 युवा आत्महत्या करते हैं। अगर उन्हें उनकी चिंता होती तो वो अपने नाम के साथ किसान परिवार जोड़ लेते। हम चाहते हैं कि पीएम मोदी उन 2 युवाओं की आत्महत्या पर प्रतिक्रिया दें जो हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। एक और जहां बीजेपी नेता मोदी का परिवार लिख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर उनके विरोधी मोदी के परिवार में ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, गौतम अडानी जैसे लोगों का नाम जोड़ रहे हैं और लिख रहे हैं मोदी परिवार के अहम सदस्य। वहीं कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मोदी परिवार में मणिपुर नहीं आता है क्या। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी मोदी का परिवार लिखा है। इस पर यूपी कांग्रेस ने लिखा है कि महिलाओं का शोषण करने वाला भी मोदी परिवार का सदस्य है। इस परिवार में ऐसे लोगों का नाम आना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपराध से भाजपा का पुराना नाता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में हुई रैली में लालू प्रसाद यादव पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इस टिप्पणी के खिलाफ गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बेटे और आरजेडी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली के दौरान ठाकुर का कुआं संबंधित एक टिप्पणी की, जिसे सवर्णों के खिलाफ मानते हुए उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। दोनों आरजेडी नेता के खिलाफ बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने शिकायत दर्ज कराया है। बता दें, लालू ने रैली में पीएम मोदी को लेकर कहा था कि वो हिंदू ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी मां के देहांत के बाद सिर के बाल नहीं मुड़वाए, दाढ़ी के बाल नहीं मुड़वाए थे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो अपनी पहली सूची जारी की, उसमें महाराष्ट्र से एक भी नाम क्यों नहीं है। क्या राज्य में एनडीए के सीट बंटवारे में उलझन है? इस बीच अमित शाह भी महाराष्ट्र जा रहे हैं। बता दें, जिस बीजेपी को चुनावी रणनीति में अग्रणी माना जाता है, उसका क्या गठबंधन सहयोगियों के साथ अब सीट बंटवारा भी नहीं हो पाया है। आखिर लोकसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली सूची में बिहार के साथ ही महाराष्ट्र के लिए एक भी उम्मीदवार का नाम क्यों नहीं है। इन दोनों ही राज्यों में एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मनमुटाव की रिपोर्टें हैं। अब इस बीच अमित शाह के मंगलवार को मुंबई के दौरे से एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने की अटकलें तेज हो गई। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर काफी जद्दोजहद है। ऐसा इसलिए भी कि अब राज्य में 3 दलों का गठबंधन है और हर दल सीट के लिए अपनी दावेदारी बढ़ाना चाहता है। समझा जा रहा है कि कई सीटों को लेकर एनडीए गठबंधन के सहयोगियों में मतभेद है और इसी वजह से सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है। रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एनडीए सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे के अलावा भाजपा के भीतर भी आंतरिक मतभेद हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन मुद्दों को सुलझाने के लिए मंगलवार को राज्य में पहुंचेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस ने अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा है, इसका उद्देश्य सत्तारूढ़ गठबंधन के मतभेदों को हल करना है। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन सहयोगियों के साथ
कुछ सीटों पर मुद्दे हैं जिन्हें उम्मीदवारों की घोषणा से पहले निपटाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा तीसरे दिन शिवपुरी से शुरू हुए दोपहर होते होते सिंधिया के गढ़ गुना पहुंची, जहां से सिंधिया हार गए थे। यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। राहुल ने यात्रा को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए क्रांतिकारी कदम है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार है, लेकिन इन मुद्दों को टीवी पर कभी नहीं दिखाया जाता है। टीवी पर 24 घंटे अंबानी की शादी, बॉलीवुड स्टार दिखाए जाते हैं। आपके मुद्दे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि मीडिया पर आम जनता का नहीं बल्कि अरबपतियों का कंट्रोल है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार से जुड़े केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि रिश्वत लेना संसदीय विशेषाधिकार के दायरे से बाहर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने फैसले को पलट दिया है। तब 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वकील अश्विनी उपाध्याय ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि 7 जजों की बेंच ने एकमत से कहा कि पैसे लेकर सवाल पूछना या सवाल लेकर राज्यसभा चुनाव में वोट देना ये पूरी तरह से संवैधानिक भावना के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। सांसदों, विधायकों को संसद या विधानसभा में जो बोलने की आज़ादी है वो ईमानदारी से काम करने की आज़ादी है, भ्रष्टाचार करने की आज़ादी नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मौजूदा जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल हो जाएंगे। बता दें, गंगोपाध्याय अगस्त 2024 में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपने सहकर्मियों पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता अभिषेक बनर्जी पर लगातार टिप्पणी की वजह से विवादों में रहे हैं। संभवतः ये पहली बार है जब किसी मौजूदा जज ने कहा हो कि वो अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल हो जाएगा। गंगोपाध्याय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से उनके खिलाफ टिप्पणियों ने उन्हें राजनीति में जाने को प्रेरित किया है। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नितिन पटेल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मेहसाणा सीट से उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया है। एक दिन पहले ही उनके नाम की घोषणा की गई थी। ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां आसनसोल सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए भोजपुरी सिंगर गायक ने अपने नाम वापस लेने की घोषणा कर दी। इससे पहले बीजेपी नेता गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा टिकट की घोषणा होने से पहले ही राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान किया है। बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। उसमें हर्षवर्धन का दिल्ली से टिकट काट दिया था। उसके बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से लोकसभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। टिकट न मिलने पर प्रज्ञा सिंह ने कहा कि उनके शब्द शायद पीएम मोदी को पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए उनका टिकट कटा होगा। उन्होंने कहा ये संगठन का निर्णय है, इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि टिकट क्यों कटा, कैसे कटा। मैंने पहले भी टिकट नहीं मांगा था और अब भी नहीं मांगा है। हो सकता है मैंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया हो जो मोदी को पसंद नहीं आए हों। उन्होंने कहा था कि मुझे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग ली थी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत का विदेशी महिला के साथ एक कथित वीडियो वायरल हो गया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रावत को इसी सीट से एक बार फिर टिकट दिया है। टिकट की घोषणा के बाद से ही रावत के इस कथित वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। मामले में कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है। इंडिया टुडे से जुड़े कुमार अभिषेक की रिपोर्ट के मुताबिक उपेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस वीडियो को फर्जी बताया है। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे दिन भी आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले और कुछ और काम को ज़्यादा जरूरी बताने को बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा, कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा, कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा, कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कारणों से टिकट को ठुकरा देगा। भाजपा एक दल के रूप में इतनी कमज़ोर कभी नहीं थी। अब तो जनता के अलावा भाजपा वाले भी खुद ही कह रहे हैं कि नहीं चाहिए भाजपा। राहुल गांधी ने कहा है कि देश के युवाओं एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं है।
नए पद निकालना तो दूर, वो केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही माने तो 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली हैं। महत्वपूर्ण विभागों में ही देखें तो रेलवे में 2,93,000, गृह मंत्रालय में 1,43,000 और रक्षा मंत्रालय में 2,64,000 पद खाली हैं। क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30% से अधिक पद खाली क्यों हैं? राहुल गांधी ने कहा कि झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री के अपने ही कार्यालय में बड़ी संख्या में अति महत्वपूर्ण पद खाली क्यों हैं? स्थायी नौकरी देने को बोझ मानने वाली भाजपा सरकार लगातार संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जहां ना सुरक्षा है और ना ही सम्मान। खाली पड़े पद देश के युवाओं का हक हैं और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है। इंडिया का संकल्प है, हम युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोल देंगे। बेरोजगारी के अंधेरे को चीरकर युवाओं के भाग्य का सूर्योदय होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और अपना हक मांगने वाले किसानों के साथ वो दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रही है। खड़गे का बयान किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल के उस ऐलान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि किसान हर हाल में 6 मार्च को दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। किसान नेताओं ने 10 मार्च को पूरे देश में 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन की अपील की है। ईडी के साथ समन इग्नोर करने के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। ईडी ने केजरीवाल को 8वां समन भेजते हुए 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। इसके जवाब में 4 मार्च को ही केजरीवाल ने ईडी को लेकर लेटर लिखा है। सीएम ने कहा है कि वो अब ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ उन्होंने 2 शर्तें भी रखी हैं। अपनी चिट्ठी में फिर से केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी करार दिया। केजरीवाल ने लेटर में लिखा है कि वो ईडी के सवालों के जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंस पर देंगे। इसके अलावा पूछताछ कौन सी तारीख को की जाएगी इस बारे में भी लिखा है। कहा है कि वो केवल 12 मार्च के बाद ही पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि विस्फोट की जांच एनआईए करेगी। 1 मार्च को बेंगलुरु में ब्रुकफील्ड इलाके में स्थित रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट से एक महिला समेत 9 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में कैप पहन, मास्क और चश्मा लगाए संदिग्ध की तलाश की जा रही है। विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने वाले अस्पताल पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा था कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल निकी हेली ने प्राइमरी में पहली जीत हासिल की है। रिपब्लिकन पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में वो वॉशिंगटन डीसी की प्राइमरी में जीत गई हैं। रविवार को मिली उनकी इस जीत ने फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की जीत का सिलसिला रोक दिया है। हालांकि ट्रंप इस सप्ताह होने वाली वोटिंग में कई और प्रतिनिधियों का समर्थन जुटा सकते हैं। निकी हेली इससे पहले भी कुछ प्राइमरी में हार चुकी हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि वो रेस में बनी रहेंगी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि गजा में लोग भूख से मर रहे हैं। उन्होंने इजराइल से कहा है कि वो गजा में राहत सामग्री की सप्लाई में और इजाफा करे। कमला हैरिस ने कहा है कि गजा में कम से कम 6 सप्ताह का युद्ध विराम होना चाहिए ताकि वहां से इजरायली बंधकों को निकाला जा सके। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।